हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर +2 क्लास, और +2 क्लास के लिए शुरू किया हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और अब तक हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे दैट इज़ अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। नाउ today's topic of discussion is the differences you can say between the prokaryotic and the eukaryotic transcription, कि अब हम इसको कोलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। अगर आपने ये पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। एज यू नो द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स में कहाँ होती है और यूकैरियोट्स में कहाँ होती है। इट अकर्स इन कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म, इसलिए जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो साइटोप्लाज्म में होती है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं इट अकर्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि हमें पता है जो यूकैरियोट्स होते हैं दे आर हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड इन द न्यूक्लियस द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पर होगी कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, वहाँ पर वो होती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ फॉर इट्स अकरेंस, कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन अकर इन G1 एंड G2 फेजेस। अब ये G1 और G2 फेजेस क्या है, एज यू नो हमने +1 में पढ़ा है कि हमारे पास एक साइकिल होते हैं जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, सेल साइकिल। और सेल साइकिल में हम कहते हैं कि जो सेल डिवाइड करता है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, लाइक दिस, कि हमारे पास ये G1 फेज है जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रोथ फेज। ओके, फिर उसके बाद S फेज है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक फेज, और इसको हम डीएनए डुप्लीकेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। नाउ दिस वन इज G2 फेज जिसको हम कहेंगे ग्रोथ फेज 2, और एक्चुअल में इसको बोलते हैं हम M फेज मीन्स माइटोटिक फेज, जिसमें सेल डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल यहाँ पर है, ठीक है, जब ये डिवाइड करेगा तो ये पहले G1 फेज को गुजरेगा, फिर S फेज में एंटर कर जाएगा, S फेज में उसका जो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा और फिर G2 फेज में ग्रोथ करेगा और फाइनली वो डिवाइड कर जाएगा इनटू 2 सेल्स। लेकिन हम बात करें सिर्फ यहाँ पे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ हो रही है, G1 और G2 फेज में हो रही है। मीन्स इस फेज में और इस फेज में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होती है। मीन्स इस G1 फेज और G2 फेज में इस पीरियड ऑफ टाइम में ही यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर या प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर नहीं होता। थर्ड डिफरेंस इज प्रोसेसिंग ऑफ रिलीज्ड आरएनए अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि यहाँ पर जो आरएनए बन रहा है इट इज़ यू कैन से मैच्योर आरएनए, ये एक्टिव होता है, ठीक है ना, और ये जहाँ पर रिलीज होता है वहीं पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रोसेसिंग अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन जब हम बात करते हैं यू कैन से यूकैरियोटिक आरएनए की, और जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बनता है उसको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, और वो रिलीज होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, और वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज हमें करने पड़ते हैं। इट इज़ कपल टू द ट्रांसलेशन, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो साथ के साथ जो राइबोसोमल यूनिट्स है, अभी तक ऐसा हम समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर mRNA अभी पूरा नहीं बना, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन कपल हो गई है, कि बोथ द आर यू कैन से कपल्ड विद ईच अदर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर स्पेशली सेपरेट, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में पढ़ रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर mRNA बनेगा, और mRNA बनने के बाद उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज आएंगे, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज के बाद
mRNA जो होगा वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में आएगा और उसके बाद वहाँ पर ट्रांसलेशन विल बिगिन। नाउ फिफ्थ जो डिफरेंस है, देयर इज ओनली वन RNA पॉलीमरेज, कि हम ये देखते हैं कि 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है एलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो यहां पर यही खासियत है इस RNA पॉलीमरेज की कि इट कैटलाइज दीज 3 स्टेप्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, कि ये क्या करता है, ये इनिशिएशन का काम भी करता है, ये एलोंगेशन का काम भी करता है और टर्मिनेशन का काम भी कर पाता है। एक्चुअल में करता किस लिए है, क्योंकि इसके पास एक सिग्मा फैक्टर होता है जो इसके साथ बाइंड रहता है और जो इसको इनिशिएटिव बनाता है, इसलिए इनिशिएटर का काम वहाँ पे करता है। एक्चुअली जो RNA पॉलीमरेज है वो सिर्फ एलोंगेशन का काम करता है, लेकिन जब इसके साथ एक और फैक्टर होता है जिसको हम रो फैक्टर बोलते हैं, वो जब इसके साथ बाइंड कर जाता है तो ये एक टर्मिनेटर का काम भी कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज है इट कैटलाइजेज 3 स्टेप्स और वहाँ पर वो तीनों तरह के यहाँ पर RNA बन जाते हैं। मीन्स mRNA भी बन जाता है, tRNA भी बन जाता है और राइबोसोमल RNA भी यहाँ पर बन जाता है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द RNA पॉलीमरेज, मीन्स 3 तरह के RNA पॉलीमरेज यहाँ पर होते हैं। लाइक हमारे पास RNA पॉलीमरेज 1 होगा, RNA पॉलीमरेज 2 होगा, RNA पॉलीमरेज 3rd होगा। तो 3 तरह के RNA पॉलीमरेज होते हैं। जब हम RNA पॉलीमरेज 1 की बात करते हैं, इट कैटलाइज यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल RNA, RNA को कैटलाइज करता है। मीन्स यहाँ पर 28S को करता है, 18S को करता है और 5.8S। मीन्स ये सारे क्या है, दीज आर द rRNAs जिसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं। दूसरा है फिर हमारे पास RNA पॉलीमरेज 2, ये क्या करता है, प्रीकर्सर ऑफ mRNA जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, hnRNA, इसको कैटलाइज करता है। मीन्स इसको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। मीन्स इसको कैटलाइज करता है जिससे क्या बनेगा, हमारा मैच्योर RNA यहाँ पर बन जाता है। ओके, नाउ जो हमारे पास RNA पॉलीमरेज 3rd है, इट कैटलाइज द tRNA, मीन्स ट्रांसपोर्ट RNA जो होता है, और यहाँ पर snRNA को भी यही कैटलाइज करता है और 5S rRNA को भी यही कैटलाइज करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 तरह का RNA पॉलीमरेज होता है और वो अलग अलग तरह की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल RNA, इस तरह पॉलीमरेज 2 प्रीकर्सर ऑफ mRNA दैट इज hnRNA को कैटलाइज करता है, और इस तरह पॉलीमरेज 3rd tRNA को, snRNA को और S5S RNA को कैटलाइज करता है। तो इसलिए यहाँ पर 3 टाइप्स के हमारे पास RNA पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में। नाउ 6th पॉइंट ऑफ यू कैन से RNA पॉलीमरेज हैज ए सिग्मा फैक्टर विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मैंने बोला कि जो इनिशिएशन है इट इज बिकॉज ऑफ द सिग्मा फैक्टर, लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं यहाँ पर सिग्मा फैक्टर पहली बात तो एब्सेंट होता है। फिर बात आती है कि यहाँ पर इनिशिएशन कैसे होगा। इनिशिएशन होगा यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं, कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन होगा, किसके पास, RNA पॉलीमरेज के पास एक फैक्टर होगा प्रोटीन, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन विल बिगिंस। नाउ 7th पॉइंट ऑफ यू कैन से डिफरेंस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज ए 1 और मोर जीन्स। इसका मतलब पॉलीसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो जीन अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस जीन अरेंजमेंट, मीन्स मोर देन 1 जीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलीसिस्टोनिक है, दैट मीन्स दे कैन यू कैन से कैटलाइज मोर देन 1 काइंड ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को ये कोड करते हैं। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन हैज 1 जीन, इसको मोनोसिस्टोनिक हम कहते हैं। मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास DNA है तो हम यहाँ से 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक एक्सप्रेस सीक्वेंस है, फिर नॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस आ जाएगी, फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस। तो इस तरह से अरेंजमेंट है। मीन्स हमारे पास ये एक्सप्रेस सीक्वेंस है और ये नॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस है। तो हमारे पास क्या हुआ कि मोनोसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट है, कि इसका मतलब क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है ये क्या करता है, इट ओनली कोड फॉर सिंगल काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ पर mRNA बनता है उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास एक
एक्सोन बन जाएगा यहाँ पे, मीन्स ये एक्सप्रेस सीक्वेंस होगी, लेकिन एक बीच में यहाँ पर ये इंट्रोन आ जाएगा, दिस इज इंट्रोन। इंट्रोन का मतलब है कि ये ऐसी सीक्वेंस है विच डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। फिर इस तरह से हमारे पास फिर एक्सोन आ जाएगा लाइक दिस। तो हमें क्या है कि यहाँ पर ये ऐसी एक सीक्वेंस आ गया mRNA के बीच में जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती, जो हमें नहीं चाहिए, ये हमें यू कैसे रिक्वायर्ड नहीं होती, और ये मैच्योर RNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, क्यों, हम इन इंट्रॉन्स को वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। यहाँ पर हमें यूकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, और ये जो जीन होते हैं ये सिंगल काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिकम इफेक्टिव इन सीटू, और इन सीटू का मतलब क्या हुआ, इन द ओरिजिनल पोजीशन, कि साइटोप्लाज्म में वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA वहाँ पर रिलीज हुआ, तो वहीं पर वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, और वहाँ पर ट्रांसलेशन विल बिगिंस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस, कि पहले वो न्यूक्लियस में रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, मीन्स जो इंट्रॉन्स वहाँ पर बनते हैं, दीज इंट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड, और वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, और लास्ट में स्प्लाइसिंग होती है, दैट कैन बी डन, और उसके बाद वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में उसका फंक्शन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। नाउ लास्ट इज द स्प्लाइसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर क्या है कि जो RNA यहाँ पर बनता है, जो मैसेंजर RNA यहाँ पर बनता है, वो एक्टिव फॉर्म में और मैच्योर फॉर्म में ही बनता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्प्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इंट्रॉन्स, कि हमने बोल दिया है कि हमारे पास यहाँ जो mRNA बनेगा उसमें एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन इंट्रॉन में जो इंट्रॉन्स हैं, दीज आर यू कैन से अनएक्सप्रेस सीक्वेंसेज होती हैं जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, तो इधर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इधर कैपिंग करनी पड़ती है सबसे पहले, और कैपिंग हम करते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट की हम कैपिंग करते हैं इधर, और जो पॉलीटेल इधर लगाते हैं, पॉलीटेल ए इसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिनाइल रेजिड्यूज, देयर नंबर इज 200 to 300, यू कैन से एडिनाइल रेजिड्यूज आर एडिड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द RNA। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इन इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब हम इन इंट्रॉन्स को कट करके इनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यू कैन से स्प्लाइसियोसोम्स की हेल्प से हम इनको सेपरेट करते हैं। तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द यू कैन से डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन, वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।